बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले आज सभी किसान भाइयों बहनों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हमारी फसल की सेहत ठीक रहनी ज़रूरी है, हमारी भी आवश्यकता है कि हमारा जो शरीर है वो भी ठीक रहे, सेहत जो है बेहतर बनी रहे। इसके लिए योग हमें करना होगा, जिसके ज़रिए और भी कई फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी सेहत की, लेकिन फसलों की सेहत के लिए आज कृषि दर्शन में क्या क्या जानकारी आपको हम देंगे 3 भाग के ज़रिए, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग विज्ञान और किसान की, जिसमें लगातार आपको हम बताते हैं क्या कुछ नई तकनीक है जो इजाद की गई है, या किस तरीके से कृषि और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में, किस तरह की तकनीकें आ रही हैं, और हमारे जो खास तौर से कृषि विशेषज्ञ हैं वो कृषि क्षेत्र के लिए या पशुपालन क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिड बीएन घास के बारे में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं 20वीं पशु जनगणना के अनुसार हमारे देश में करीब 53 करोड़ से अधिक जो पशु हैं उनकी संख्या है। ऐसे में ज़रूरी है कि उनकी सेहत का ख्याल भी रखा जाए, और उसके लिए उन्हें सही समय पर अच्छे पोषक वाला जो आहार है वो भी देना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कई क्षेत्रों में घास की कमी होने लगती है। लेकिन अगर हम हाइब्रिड बीएन घास की बात करें तो ये पशुओं और पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्या है इसके फ़ायदे और कितना लाभ इसके ज़रिए पशु की सेहत को मिलता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में सिर्फ 84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ही चारे की खेती की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को बेहतर चारा उपलब्ध कराने के लिए ये रकबा बेहद कम है। पर्याप्त मात्रा में हरा चारा न मिल पाने की वजह से ही दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कम जमीन पर ज्यादा हरा चारा उगाने की जरूरत महसूस की, और इसी जरूरत से जन्म हुआ नेपियर घास का। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंकड़ों से भी पता चलता है कि कुछ साल पहले तक यहाँ पशुधन की आबादी के हिसाब से हरे चारे का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जो पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर असर डाल रहा था। हरे चारे की जरूरत को पूरा करने के लिए ही इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने किसानों के बीच बाजरा नेपियर यानी बीएन हाइब्रिड घास को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। इसके लिए 2017 में गहन प्रचार प्रसार किया गया और किसानों को बाजरा नेपियर हाइब्रिड के फायदे गिनाए गए। शुरुआत में संस्थान के चारा फार्म में किसानों को बुलाया गया, उन्हें उगी हुई हरी हरी घास दिखाई गई। फिर किसानों की कार्यशालाएं आयोजित की गईं और इंटरफेस बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद बाजरा नेपियर घास में दिलचस्पी दिखाने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और YouTube वीडियो के जरिए एक गांव की सफल कहानी को 10 राज्यों के किसानों तक पहुंचाया गया।
शुरुआत में ही करीब 450 किसानों और युवाओं ने रोपण सामग्री की मांग की। इस मांग पर उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और मणिपुर के किसानों को 6,84,440 कट्टों का वितरण किया गया। संस्थान की विस्तार नीति की वजह से बरेली जिले के 200 किसानों ने बीएन हाइब्रिड को अपनाया, जिससे इसकी खेती 0.08 एकड़ से बढ़कर 3 एकड़ हो गई। अब किसान पहली कटाई में 10 से 15 टिलर प्रति प्लांट ले रहे हैं, जबकि तीसरी कटाई में ये आंकड़ा 60 से 120 टिलर प्रति प्लांट तक हो जाता है। इस तरह बरेली के किसान अब तीसरी फसल के रूप में बीएन हाइब्रिड का 220 से 250 क्विंटल प्रति एकड़ हरा चारा उपजा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिन दुधारू पशुओं को लगातार बीएन हाइब्रिड चारा दिया गया, उनमें प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन में आधा लीटर से 1 लीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले शुष्क मौसम के दौरान डेयरी पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पा रहा था, जिससे दूध का उत्पादन कम हो जाता था। नेपियर घास को एक बार बोने के बाद कई बार फसल काटी जा सकती है। आकलन से पता चलता है कि पहले साल 4 कटिंग लेकर हर माह प्रति एकड़ आय बढ़कर 4,000 से ऊपर हो गई है, जबकि दूसरे साल 6 कटिंग के प्रति एकड़ शुद्ध आय 10,000 रुपए से भी ज्यादा रही है। तो जाना आपने क्या फ़ायदे हैं हाइब्रिड बीएन घास के। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस माह के कृषि कैलेंडर में बात करते हैं भिंडी की खेती को लेकर। हमारे किसान जो भिंडी की खेती करना चाहते हैं या जिन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है, आपको इस मौसम में किन किन बातों का ख्याल रखना होगा या यूँ कहें कि किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप भिंडी की अच्छी उपज ले सकते हैं, इसके लिए आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जून माह भिंडी की बुआई के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसकी बुआई का कार्य शुरू कर लें। खेतों में अंतिम जुताई से पहले 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। भिंडी की बुआई के लिए बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। खेतों में बुआई से पूर्व भिंडी की रोग प्रतिरोधी किस्म का चुनाव करें। बुआई से पहले बीज उपचार का कार्य करें और 8 से 10 घंटे तक पानी में भिगो लें। वर्षाकालीन भिंडी के लिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेढ़े बनाएं और मेढ़ों पर ही बुवाई करें। ध्यान रखें कि बुवाई के लिए उपयुक्त पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो कृषि दर्शन में बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, जिसमें लगातार आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से, जो आज के समय में बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आज खासतौर से आपको हम बताने जा रहे हैं प्रेमचंद शर्मा जी के बारे में, कैसे ये बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और ख़ासतौर से जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसे इन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों के लिए कृषि क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वर्ष 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी चुना गया। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तान।
प्रेमचंद शर्मा का जन्म वर्ष 1957 में देहरादून जनपद से सटे जनजातीय बहुल्य क्षेत्र जोनसार बाबर के चकराता ब्लॉक के सीमांत गांव अटाल में एक किसान परिवार में हुआ था। 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद को खेती किसानी में विरासत में मिली थी। बचपन से ही प्रेमचंद शर्मा अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और उनसे खेती किसानी के गुर सीखने लगे। पिता के निधन के बाद खेती बाड़ी का पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। परंपरागत खेती में लागत के मुताबिक लाभ न होते देख उन्होंने नए प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1994 में अनार की जैविक खेती से की। सफलता मिली तो इन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में वर्ष 2000 में उन्होंने अनार के उन्नत किस्म के 1.5 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की। यह पौध उन्होंने जोनसार बाबर व पड़ोसी राज्य हिमाचल के करीब 350 कृषकों को वितरित की। अनार की खेती के गुर सीखने के लिए वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, जलगांव के साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक तक गए। वर्ष 2013 में प्रेमचंद ने देवघार खत के सेज तरानू और अटाल पंचायत से जुड़े। इन्होंने करीब 200 कृषकों को एकत्रित कर फल और सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर कृषि सेवा केंद्र की शुरुआत कर क्षेत्र में खेती बागवानी के विकास में अहम भूमिका भी निभाई। प्रेमचंद शर्मा को खेती में सफल योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार की ओर से किसान भूषण, वर्ष 2014 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की तरफ से किसान सम्मान, भारतीय कृषि अनुसंधान की ओर से किसान सम्मान, वर्ष 2015 में कृषक सम्राट सम्मान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से विशेष उपलब्धि सम्मान, वर्ष 2015 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से प्रगतिशील कृषि सम्मान, वर्ष 2016 में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से उत्तराखंड विस्मृत नायक सम्मान, वर्ष 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जगजीवन राम किसान पुरस्कार और सामाजिक संस्था की तरफ से जसोदा नवीनी सम्मान और अब 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। करीब 3 दशक से खेती बागवानी से जुड़े प्रेमचंद ने जोनसार बाबर में किसानों को आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल से सीमांत क्षेत्र के सैकड़ों किसान नकदी फसलों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति संवारने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती का रास्ता दिखाया, साथ ही प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं क्या है खास फार्मिंग इंडिया में। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारे देश में जलवायु की विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों को देखते हुए उन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से क्षेत्रों में बांटा भी गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है विविधीकरण की, क्योंकि जलवायु जहां पर विभिन्न है वहां पर फसलों का चयन करना भी ज़रूरी होता है। अक्सर हमारे किसान भाई जो हैं एक ही फसल को लगातार लेते हैं, लेकिन अगर हमारे किसान विविधीकरण को अपनाएं, यानी अगर आप सब्जी अगर फसल लेते हैं उसके साथ साथ कोई दूसरी फसल लेना चाहें, या प्रमुख फसल के साथ ना सिर्फ सब्जी फसलें बल्कि दूसरे फलों की भी अगर हम बात करते हैं, या जो दूसरी फसलें हैं जो एक के साथ दूसरी फसल लगाई जा सकती हैं, जो किसानों के मुनाफे को भी बढ़ाती हैं और साथ ही विविधीकरण को भी बढ़ावा देती हैं। फसल विविधीकरण के क्या हैं फ़ायदे और क्यों है आज के समय में आवश्यक, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस राठौड़। इन क्षेत्रों में जहाँ पर की वार्षिक बरसात 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जल संसाधन सीमित होते हैं, वहाँ पर ऐसी हम फलदार वृक्षों का चुनाव करते हैं जिनकी जल मांग बहुत कम होती है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो करौंदा, आंवला, फालसा, मोरिंगा जिसे हम सहजन भी बोलते हैं, इसके साथ में अनार और अमरूद भी है। इन फलदार वृक्षों को हम लगाते हैं और 3-4 साल में इनमें फलों का आना शुरू हो जाता है, इनकी कैनोपी का काफ़ी विकास हो जाता है। तो इनके बीच में जो जगह होती है, करीब 2 फलदार वृक्षों के बीच की जगह करीब 4 से 5 मीटर की हम रखते हैं। तो इस 5 मीटर की जगह को हम बोलते हैं अलेज या रास्ते। तो इन अलेज में हम फसल विविधीकरण के माध्यम से मौसमी फसलों को समावेश करके और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन मौसमी फसलों का जब हम चुनाव करते हैं तो हमें ध्यान देखना होगा कि ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि पूरक का काम करें, उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो, आपस में भी और फलदार वृक्षों के साथ भी। इसके लिए हम दलहनी, तिलहनी और सब्जी वाली कुछ फसलों का चुनाव कर सकते हैं। दलहनी फसलों में अगर हम बात करें, जो अभी मानसून का मौसम आने वाला है, बरसात का सीजन आने वाला है, तो अभी हम इस समय खेत तैयार करके जैसी बरसात होती है तो मूंग की बुवाई कर सकते हैं। मूंग की बुवाई करने के लिए जैसे 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। और इसकी कुछ किस्में जैसे कि पूसा 9231, पूसा विशाल, विराट, IPM 0203, ये कुछ ऐसी किस्में हैं, इनको लगाते हैं तो इनकी जो फसल अवधि होती है करीब 55 से 65-70 दिन की होती है और 10 से 12 कुंटल तक आपको पैदावार मिल सकती है। मूंग की अगर बात करें तो बाज़ार में इसका भाव भी अच्छा मिल जाता है। और मूंग साथ में एक दलहनी फसल भी है जो कि नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करती है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और फलदार वृक्ष और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है, आगे चल के उनमें भी फलन अच्छा होता है। इसके साथ में हम लोबिया इसको भी लगा सकते हैं। लोबिया की अगर हम बात करें तो इसमें पूसा सुकोमल, पूसा धारानी बहुत अच्छी किस्में हैं, जिनमें करीब 40-45 दिन में हमको हरी फलियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, जो कि सब्जी के बहुत काम में आती हैं। ये हरी फलियां जो लोबिया की होती है प्रोटीन में काफ़ी रिच होती हैं और इस वजह से इनका बाज़ार भाव भी अच्छा होता है। और एक क्रॉप से, एक फसल से लोबिया से करीब 6 से 7 टन तक हरी फलियों का हम उत्पादन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में जैसे जहाँ इन क्षेत्रों में हम ग्वार की फसल को भी लगा सकते हैं। ग्वार को हम कई सारे उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी हरी फलियाँ भी सब्जी के रूप में काम आती हैं। इसमें कुछ जैसे किस्में होती हैं RGC 1002, RGC 1003, ये इनको हम सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं और दाने के रूप में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली होती है, इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, स्प्रेडिंग टाइप की होती है, कुछ बंच टाइप की होती है, तो मूंगफली का भी हम इसमें समावेश कर सकते हैं। मूंगफली के साथ में सोयाबीन, ये भी दलहनी फसल है जो तेल के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। पानी को हम संरक्षित कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। तो रबी के मौसम में सरसों जो जल्दी पकने वाली किस्में होती हैं, जैसे पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, और आलू भी जैसे कि ये कुपरी चिप्स होना, इनको अगर लगाते हैं तो ये देखा गया है कि 1 हेक्टेयर में किसान भाई 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए नेट इनकम, शुद्ध लाभ प्रति हेक्टेयर से कमा सकते हैं।
आइए कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खासतौर से सरकार द्वारा जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। और उसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, तो इसके तहत अलग अलग गाँवों में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही आयोजन किया गया अलीपुर के दरियापुर गांव में। यहाँ पर जो किसान हैं उनको बताया गया जो मूंग की फसल है उसकी उन्नत प्रजाति BN 421 के बारे में, और इसका बीज वितरण भी किया गया, जिससे हमारे जो किसान हैं अच्छी उपज ले सकें और लगातार जो नई किस्में ईजाद की जाती हैं उनके परिणाम जिस तरीके से बेहतर नज़र आते हैं, सकारात्मक नज़र आते हैं, किसान नई नई किस्मों को भी अपना सकें। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा अलीपुर क्षेत्र के दरियापुर गांव में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन भारत सरकार की परियोजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर PK गुप्ता ने उपस्थित किसानों का स्वागत करते हुए दिल्ली एवं देश भर में दलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में अवगत कराया। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत दिल्ली देहात के विभिन्न गांव दरियापुर, नागल ठकरान, तेगीपुर एवं पल्ला आदि में किसानों के 50 प्रक्षेत्रों 20 हेक्टेयर मूंग की उन्नत किस्म MH 421 का प्रदर्शन लगवाई, जिसमें किसानों को मूंग की उन्नत किस्म का बीज के साथ बीज उपचार के लिए राइजोबियम एवं फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया ट्राइकोडर्मा व सल्फर का वितरण किया गया। डॉक्टर PK गुप्ता ने बताया कि सभी किसान भाइयों को मूंग की फसल से प्राप्त बीज को सभी किसानों को वितरण करें ताकि मूंग के क्षेत्र में बढ़ावा हो सके। हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और उनका प्रयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने भी बताने का प्रयास किया है कि उर्वरक का प्रयोग तभी करें जब आपकी मृदा स्वास्थ्य की जांच हो जाए, और जांच करने के लिए मृदा सैंपलिंग कैसे करेंगे, मृदा नमूना कैसे लेंगे, उसे टेस्ट करवाएंगे और उसके रिपोर्ट आने के बाद ही आप जो भी फसल ले सकते हैं उसका आप प्रयोग करेंगे। ये हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दरियापुर गाँव में एक प्रगतिशील किसान है जो कि नेशनल अवार्डी भी हैं, श्री सत्यवान जी, उनके गांव पे ये प्रोग्राम किया गया क्योंकि ही इज़ द एम्परर ऑफ लीडर है, एम्परर भी इस एरिया में, और इनको काफ़ी किसान फॉलो करते हैं। नियर अबाउट 50 से 60 किसानों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो तत्व थे क्या है, और उर्वरक पे जो भारत सरकार की अभी जो सब्सिडी योजना कल परसों लागू हुई उसके बारे में हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। और खरीफ उर्द जो मिनिमम सपोर्ट वैल्यू है उसके ऊपर जो किसान जानना चाह रहे थे, जो भारत सरकार ने परियोजना है जिसने अनाउंस किया, वह भी हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान श्री सत्यवान, श्री रविंद्र कुमार, श्री संगीत, श्री जय भगवान, श्री मनीष कुमार एवं अन्य साथी किसानों ने प्रदर्शित फसल के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए काफी खुशी व्यक्त की। इस कार्यक्रम में लगभग 60 किसानों ने भाग लिया। हमने जो मूंग का बीज दिया था कृषि विज्ञान केंद्र ने, हमने वो मूंग लगाई है। उस मूंग से जो हमने पीछे जो है उसमें धान लगाना है, तो हमारे पूर्वज भी परम वैज्ञानिक थे, वो भी कहते थे पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते चतुर किसान। जिस खेत में हमने धान लगाना है उसमें मूंग लगा दी तो उसमें एक तो हरी खाद मिल गई और राइजोबियम के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उससे नाइट्रोजन की भी लगभग पूर्ति हो जाती है और उससे हमारा ऑर्गेनिक धान अच्छे से जो है मतलब उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे 120 रुपये किलो हमने पहले ही मूंग बुक कर ली है और इससे हमारे को जो बीच में थोड़ा टाइम मिला इसमें हमने मूंग से अच्छा लाभ प्राप्त किया। और मैं और किसान भाइयों से भी ये कहूँगा कि बीच में जो ग्रीष्म काल का जो समय होता है उसमें मूंग लगाएं, जिससे दलहन भी पैदा होगी और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। जो हमने गेहूं धान करते 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 ज़मीन को जो है एकदम ख़राब कर लिया है, उससे बीच में कुछ ने दलहन लगाएं या और भी कोई जो है ढांचा लगा करके हम उसकी जुताई करते थे, हरी खाद के रूप में हमारे को खाद प्राप्त होगा।
तो देखा आपने किस तरीके से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार आपको हम दिखाते हैं एक मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देते हैं। आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं फसल बीमा मोबाइल ऐप के बारे में। क्या है इस ऐप की विशेषताएं, आइए देखते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया है। किसानों को बीमा की किश्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर कर सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए बात करते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया, खासतौर से ट्विटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर योग दिवस को लेकर क्या कुछ साझा किया गया। जैसा हमने आपको बताया कि ये आवश्यक है, ना सिर्फ हमारी जो फसलें हैं उनकी सेहत बनी रहे, बल्कि उसके लिए आवश्यकता है कि हमारी जो सेहत है वो भी बनी रहे, और उसमें योग जो है काफ़ी कारगर माना जाता है। योग दिवस के मौके पर क्या कुछ साझा हुआ ट्विटर पर, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आइए हम सब इस योग दिवस प्रण लें एक स्वस्थ तन और तंदुरुस्त मन का। योग इन दोनों के लिए ही सबसे कारगर है। नित्य योग करें और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो देखा आपने कितना फ़ायदा है अगर आप योग को अपनाते हैं। स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए और लगातार योग भी करते रहिए। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अगर आप हमारे पुनः प्रसारित हो चुके जो कार्यक्रम हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारा QR कोड स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आप सीधे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे DD किसान के। वहां आपको सारे जो कार्यक्रम हैं वो उपलब्ध होंगे, जिससे सारी जानकारी आप किसी भी समय ले सकेंगे। और इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमारी email ID नोट कर लीजिए। हमारी मेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।